हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चे और बचपन का छठा यूनिट का नाम है समाजीकरण। समाजीकरण यूनिट आपका 13 नंबर का है। जाहिर सी बात है, एक प्रश्न यहाँ से निबंधात्मक आने वाला है, कुछ छोटे प्रश्न भी आएंगे। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स को समझेंगे, हर एक बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को हमेशा की तरह पूरा देखना है ताकि आपको ठीक तरीके से सारे बिंदु समझ में आए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आपकी एग्जाम तैयारी में काफ़ी मदद इन वीडियो से आपको मिलने वाली है। पहला टॉपिक देखिए, सबसे पहले तो समाजीकरण क्या है उसी बारे में समझते हुए चलते हैं। समाजीकरण क्या है, इसमें देखिए समाजीकरण जो वह प्रक्रिया है, व्यक्ति जब समूह का क्रियात्मक सदस्य बनता है और उसी के अनुसार कार्य करते हुए लोकाचार, परंपराएं और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनके साथ में अपना समन्वय स्थापित करता है, समाज से जुड़ता है, तो वो समाजीकरण प्रक्रिया उसकी कहलाती है। यह सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है तथा जिनके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों के साथ में अनुकूलन करना सीखता है, सामंजस्य स्थापित करना सीखता है और उनको प्रभावित भी करता है। उपयुक्त विश्लेषण से निम्न बिंदु उभर करके आते हैं। यह सीखने की एक सतत प्रक्रिया है। परिवार में, समाज में हम रोज नई नई बातें, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं और उनको अपने अनुभव उनका प्राप्त करते रहते हैं। तो सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। दूसरा बिंदु, समाजीकरण द्वारा बच्चा समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। तीसरा बिंदु, यह इस प्रक्रिया में बच्चा सामाजिक व्यवहारों को समझते हुए धारित करता है। और चौथा बिंदु है, समाजीकरण में बच्चा सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप वातावरण के साथ में समन्वय स्थापित कर लेता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है। पांचवा बिंदु देखिए, बच्चे अपनी संस्कृति व मूल्यों के अनुरूप सामाजिक भूमिकाओं का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना सीखते हैं, सभी रीति रिवाज उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। समाजीकरण की प्रक्रिया जब रहती है उसको प्रभावित किन कारकों के द्वारा हो जाता है, प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको ध्यान रखना है। पहला कारण आएगा यहाँ पर, लालन पालन से प्रभावित होएगी समाजीकरण की प्रक्रिया। इसमें देखिए, जन्म के बाद शिशु की देखभाल व आवश्यकताओं को समझना, आवश्यकताओं को तत्परता व लगाव के साथ में पूरा करना, ये रहेगा यहाँ पर लालन पालन में। शिशु को स्नेह व पोषण प्रदान करना, शिशु की प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि उचित लालन पालन द्वारा ही संभव है। अतः बालक के व्यक्तित्व को आकार प्रदान करने में लालन पालन महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर लालन पालन सही नहीं रहेगा तो समाज के प्रति, परिवार के प्रति उसका दृष्टिकोण अलग होएगा। तो लालन पालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने में। दूसरा कारक आता है सहकारिता। सहकारिता में देखिए, शिशु जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अपने परिवार वातावरण से सहकारिता का पाठ सीखता है। शिशु अपने आसपास जो कुछ देखता है उसका अनुसरण करता है। माता पिता का आपसी सामंजस्य, भाई बहनों से लगावपूर्ण संबंध, दादा दादी, नाना नानी एवं अन्य परिजनों से घुलने मिलने एवं विविध क्रियाकलापों के द्वारा बच्चे में सहकारिता की भावना सहज उदित होने लगती है। तो ये सहकारिता का भाव रहेगा। इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है सहानुभूति। तीसरा कारक सहानुभूति। जीवन के आधारित वर्षों में बच्चे के असामान्य सामाजिक व्यवहार में परिष्कार के दौरान यदि पीड़ाजन्य अनुभव का एहसास होता है तो बच्चे के समाजीकरण में अवरोध होता है। शिशु अवस्था से लेकर के बच्चों को प्यार, दुलार एवं सहानुभूति के साथ में सामाजिक व्यवहार सिखाए जाने चाहिए, तभी वो सही मायने में व्यवहार उसका सही रहेगा। तो ये भी प्रभावित करता है आपके समाजीकरण की प्रक्रिया को। इसके बाद में चौथा बिंदु है स्पर्धा। स्वस्थ स्पर्धा विकसित करने में शिक्षक की अहम भूमिका रहती है। शिक्षक जाति, धर्म, लिंग भेद संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके अपने विद्यार्थियों को कक्षा कक्षों से बाहर की गतिविधियों में परस्पर अंतःक्रिया के दौरान स्वस्थ स्पर्धा हेतु प्रेरित करते हैं। ऐसे में विद्यार्थी समुदाय अपनी पूर्ण समझ बनाते हुए समूह में अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ स्पर्धा का मतलब है एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन, किसी से जलन नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन की मेरे अगर मान लो किसी से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, किसी मेरे साथी से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो वो दूसरा साथी भी ऐसा सोचे कि मैं भी इसके बराबर लाऊं या इससे ज़्यादा मेहनत करके लाऊं। या ऐसा नहीं है कि अगर किसी के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो फिर मैं उससे जलना शुरू कर दूं या बाकी सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना जरूरी है, वरना ये भी प्रभावित करता है समाजीकरण की प्रक्रिया को। इसके बाद में पांचवा बिंदु देखिए, सहयोग। आपसी सहयोग से एक दूसरे की मदद करके बच्चे समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करके अपना स्थान बना सकते हैं। इसके लिए सशक्त अंतःक्रिया आवश्यक है, क्योंकि यह सहयोग देने या लेने के मजबूत आधार बनती है। बच्चे अपने जीवन काल में विविध सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आकर के अंतःक्रिया करते हुए सहयोग करना सीखते हैं।
सहयोग की भावना इस तरह से आएगी जैसे मान लो आप ये इंपॉर्टेंट वीडियोस देख रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, और अगर आपके साथी को इनके बारे में जानकारी नहीं है तो और आप उनको अगर शेयर नहीं करते हैं तो ऐसे में क्या रहेगा कि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं अपने साथी का। तो इस तरह से आपको ये भावना नहीं रखनी है, सहयोग की भावना रखनी है कि अगर मैं जितनी मदद अपने साथी की कर पाता हूँ उतनी कर देनी चाहिए, अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा है या मतलब जितनी मदद हो सके उतनी करनी चाहिए। तो ये सहयोग की भावना भी अपन सभी में होनी चाहिए, जिसी से आपका समाजीकरण सही ढंग से होएगा, वरना ये भी प्रभावित करेगा। छठा कारक आता है आक्रामकता। तो शिक्षक समाज एक विभिन्न अंग है। यदा कदा शिक्षक बच्चों में यह भी सिखाता है कि बच्चे अपने अधिकारों को पाने के लिए आक्रामक रुख अपनाते हुए अपनी बात रख सकें। बच्चों द्वारा प्रदर्शित आक्रामकता उन्हें अपने जीवन काल में सामाजिक परिवेश में विविध क्रियाकलापों तथा गतिविधियों में सकारात्मक रूप से जुड़ने में सहायक हो सके और बच्चे समाज में अपनी सही तस्वीर बना सकें। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद में बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से होती है। तो बच्चे का जो समाजीकरण है वो कहाँ से होता है, किस तरह से होता है, आइए उस बारे में जानते हैं। पहला समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होएगी उसके खुद के परिवार से लेकर के। खुद के परिवार में वह क्या क्या करता है, देखिए जन्म के बाद अपने माता पिता, भाई बहन और अन्य जो परिवारजन हैं उनके संपर्क में आएगा। बच्चा अपने लालन पालन के दौरान परिवार के विभिन्न जो तौर तरीके हैं उनसे परिचित होएगा, उनको सीखेगा, उनका अनुसरण करेगा। माता पिता का सामंजस्य भरा जो लगाव है, देखभाल है, समझ बूझ है, उसको परवरिश पर बच्चे के भावी जीवन की नींव खड़ी होती है कि घर का माहौल कैसा है उसी के अनुसार बच्चा व्यवहार करने लगता है, उसी के अनुसार बच्चा सीखता है। तो वो एक पहला फैक्टर यहाँ पर आता है परिवार, जो बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जब बच्चा 5-6 साल का हो जाएगा तो विद्यालय में भेजेंगे। तो विद्यालय में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शिशु घर की 4 दीवारी से निकल करके पहले विद्यालय के वातावरण में ही प्रवेश करेगा और नवीन सामाजिक परिवेश से परिचित होएगा। विद्यालय के एक नए सामाजिक परिवेश में बच्चा अपने हम उम्र संगी साथियों से विद्यालय की विविध गतिविधियों के माध्यम से परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा सामूहिक जीवन के कला कौशलों को सीखता है। अब जिस तरह से देखिए विद्यालय का वातावरण अलग रहेगा घर से, और साथ में ही जो साथी वहाँ पर रहेंगे संगी साथी अपने दोस्त, तो उनका घर का वातावरण अलग है, हमारे घर का वातावरण अलग रहा है। तो ऐसे में जब हम उनसे रोज रोज मिलेंगे तो काफ़ी सारी नई चीज़ें अपने को सीखने को मिलेगी। उनमें से सही चीज़ें अपन ऑब्जर्व करें, अपन सीखें, तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा। विद्यालयी शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। तो ये दूसरा फैक्टर यहाँ पर हो गया। तीसरी बात यहाँ पर करते हैं समुदाय को लेकर के। समुदाय में देखिए, समुदाय सामाजिक अनुभवों का केंद्र बिंदु है। प्रत्येक समुदाय की अपनी प्रथाएं, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपनी रीति नीतियां बच्चे के सामाजिक व्यवहार के निर्धारण व विकास में सहायक होती है। समुदाय की सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने से बच्चे के समाजीकरण में सहायता मिलती है। तो ये समुदाय का काम यहाँ पर हो गया कि समुदाय में किस तरह से रीति रिवाज अपनाए जा रहे हैं। कुछ सही कुरीतियाँ हैं, कुछ गलत कुरीतियाँ हैं, जो कुप्रथाएं वगैरह हैं, तो उनका कैसे क्या मायना है, कैसे उनको अपनाया जा रहा है, उनको कम करने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, तो वो सारी चीज़ें भी बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करेंगी, उसके समाजीकरण को प्रभावित करेंगी। इसके बाद में मित्र मंडली की बात आएगी। मित्र मंडली अगर सही है तो बच्चे का विकास सही होएगा, अगर सही नहीं है तो फिर वो मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा। समाजीकरण की जो संस्थाएं हैं इनमें मित्र मंडली की अहम भूमिका रही है। बच्चा अपनी मित्र मंडली के साथ में खेलते कूदते, पढ़ते लिखते हुए अनेक प्रकार के व्यवहारों को सीखता है, जैसे खेल खेल के नियम, सहयोग, अनुशासन, समायोजन, परिणाम, नेतृत्व आदि। अब अपन अपनी यहाँ पर बीएसटीसी की ही बात करें तो काफ़ी आपको साथी अपने ये कहते होंगे कि इसके लिए तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन पहले पढ़ करके भी आप पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे। और कुछ आपके दोस्त कहेंगे कि नहीं यार, इतना अपने को ईजी वे में नहीं लेना चाहिए, थोड़ी सी तैयारी उसकी करनी चाहिए ताकि अपने को रिस्क वाला कोई मामला ना रहे, अपन ईजिली सारी चीज़ें मैनेज कर पाएँ, कोई टेंशन ना रहे एक दिन पहले पढ़ने की वगैरह सारी। तो आपके 2 तरह के दोस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको कहेंगे कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेना, और काफ़ी सारे दोस्त आपको ऐसा पॉजिटिव आपको मोटिवेट करेंगे कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने के बजाय अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ करके आप सिलेबस कवर करिए, बाद में रिवीजन हो जाएगा, तो आपको कोई रिस्क नहीं रहेगी कि पेपर क्लियर होने में कोई भी दिक्कत समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फिर वो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको किन दोस्तों का साथ निभाना है, किन दोस्तों के साथ में रहना है। तो ये यहाँ पर मित्र मंडली भी काफ़ी प्रभावित करती है। इसके बाद में शिक्षक का आता है 5वां बिंदु। शिक्षक कैसे प्रभावित करता है, देखिए बच्चे के व्यक्तित्व निर्धारण व उसके समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक के व्यक्तिक, चारित्रिक व व्यवसायिक गुणों का प्रभाव बच्चे के व्यवहार पर पड़ता है। शिक्षक बच्चे की शिक्षण संबंधित नियमितताओं के साथ साथ आदत व व्यवहार संबंधित समाजीकरण करने में भी सहयोग प्रदान करता है। अगर शिक्षक अपनी बुरी या फिर अच्छी आदतों का प्रदर्शन वहाँ पर करता है, विद्यालय में समझाता है कि क्या गलत है क्या सही है, सही गलत का फैसला बच्चों को दिखाता है, फर्क उनमें दिखाता है, तो बच्चे का समाजीकरण अच्छा होएगा। अगर शिक्षक ही उनको गलत राय देता है, गलत किसी धर्म विशेष के बारे में भड़काता है वगैरह है, वाली सारी चीज़ें, कुछ कुरीतियों को अपनाने के बारे में बताता है, तो ऐसा कुछ
कुछ करता है तो फिर बच्चे का समाजीकरण गलत दिशा में होएगा। तो शिक्षक भी एक अहम भूमिका निभाता है बच्चे के समाजीकरण के विकास को लेकर के। इसके बाद में छठा बिंदु आता है मीडिया को लेकर के। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होते हैं कि काफ़ी बार गलत चीज़ों को भी सही तरीके से अपने को दिखा करके अपना ब्रेन वॉश किया जाता है, गलत गलत चीज़ें अपने को दिखाई जाती हैं और कई बार सही आवाज़ उठाई जाती है तो अपना समाजीकरण उसमें अच्छा होएगा। गलत चीज़ें सामने आएगी तो समाजीकरण अच्छा नहीं होएगा। तो सोशल मीडिया भी अपना काफ़ी प्रभावित करता है अपने समाजीकरण को, बच्चे के समाजीकरण को। आज के बच्चे जन्म से ही मीडिया के प्रभाव में पल बढ़ रहे हैं, अतः मीडिया के व्यापक संसार से बच्चे अछूते नहीं हैं। बच्चा अपने बचपन से ही मीडिया के संसाधनों यथा टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएं, मोबाइल आदि का उपयोग करता हुआ समाजीकरण के नवीन अर्थ प्रदान कर रहा है। जैसे अब मैं अपनी खुद की बात करूं तो अपन ने 10th-12th के बाद में आने के बाद में सोशल मीडिया के बारे में जाना, और अब के जो नए बच्चे हैं वो 1st, 2nd, 3rd क्लास में ही सोशल मीडिया के बारे में जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पैदा होते होते मतलब मोबाइल फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वहाँ पर फिर वो गलत चीज़ें, सही चीज़ें सभी सामने आ रही है। जैसे शॉर्ट्स वाला जो फीड है किस मुद्दे पर आएगी वो अपन कंफर्म नहीं कह सकते हैं। अब कोई बड़ा वीडियो है तो वो अपन सर्च करके देखेंगे तो अपने को पता रहेगा कि अपन क्या वीडियो देख रहे हैं। बट शॉर्ट्स का थोड़ा सा अलग मामला है, और शॉर्ट्स की तरफ आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादा जा रही है। छोटे बच्चे स्पेशली ज़्यादा जा रहे हैं कि वो शॉर्ट्स देखना शुरू करेंगे और देखते देखते 2-4 घंटे उसमें बिता देंगे, और सही है क्या गलत है, मतलब जो भी उनको सही गलत बात भी अगर सही ढंग से उनको समझाई जाएगी, बताई जाएगी, तो वो उसी को सही मान लेंगे। ऐसा नहीं देखेंगे कि सही गलत में फ़र्क, उनको वो भूल जाएंगे। सोशल मीडिया भी काफ़ी हद तक अपने आप को यहाँ पर अपने को प्रभावित करता है, अपने बच्चे के समाजीकरण को, अपने समाजीकरण को प्रभावित करता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में अगर प्रश्न आता है तो वहाँ पर आपको आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी। इसमें देखिए, यह स्वयं के सीखने व समाज में स्वयं को ढालने का आधार है। इस प्रकार बच्चों में अनवरत रूप से सामाजिक व्यवहार का जो सही समझ है वो विकसित होएगी, जो समाज एवं संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखती है। सामाजिक अंतःक्रिया का 2 स्तरों पर अध्ययन हो सकता है, सूक्ष्म और वृहद। सामाजिक जो अंतःक्रिया है इसका 2 स्तरों पर अपन अध्ययन कर सकते हैं, पहला तो सूक्ष्म और दूसरा वृहद। सूक्ष्म अंतःक्रिया का मतलब है कि व्यक्ति के मध्य तक ही यह सीमित है। इसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में पारस्परिक संबंध होने के कारण से सामाजिकता के गुणों को ग्रहण करता है। दूसरे तौर पर यहाँ पर वृहद अंतःक्रिया की बात आती है, जिसमें देखिए समुदाय और राज्य राष्ट्र स्तर तक विस्तार लिए हुए होती है। वृहद की मतलब बड़े लेवल पर। इसमें व्यक्ति विशेष विस्तृत रूप से संबंध स्थापित करता है, एक दूसरे की संस्कृति के आचार विचारों के साथ में आत्मसात करता है। तो सूक्ष्म अंतःक्रिया और एक वृहद अंतःक्रिया होगी, दोनों में अंतर आपको पता चल गया कि सूक्ष्म तो क्या है, अपने खुद के भीतर तक, अपने आसपास तक, और फिर वहाँ पर दूसरा यहाँ पर वृहद लेवल पे आएगा, एक बड़े लेवल पर। और अब हम बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है संप्रेषण को लेकर के। संप्रेषण में देखिए, शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार का प्रयोग अपन करते हैं पारस्परिक अंतःक्रिया के लिए। संप्रेषण का मतलब है कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में आप उदाहरण से इस तरह से समझ सकते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने विचार एवं भाव का आदान प्रदान करते हैं। सामाजिक संपर्क स्थापित करने में संप्रेषण के साधन उपयोगी हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि संप्रेषण क्या है, बताइए, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 1 नंबर का प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि जेंडर क्या है, जेंडर के बारे में समझाइए। यह बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। तो जेंडर एक सामाजिक आयाम है जो हमें स्त्री या पुरुष होने की पहचान में विभाजित करता है। बच्चे के जन्म लेते ही एक कल्पना उभरने लगती है कि इसकी पहचान एक ताकतवर, शक्तिशाली, रोबीले, कमाऊ, व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में होने लगती है। उसी तरह से जब कोई लड़की जन्म लेगी तो फिर वहाँ पर उसकी पहचान होएगी कमजोर, पराधीन, सहनशील आदि के रूप में उसकी जो पहचान है वो होने लगेगी। मतलब लड़के और लड़कियों में जन्म से ही फर्क देखने को मिलेगा, फर्क करना शुरू कर देता है हमारा जो परिवार, हमारा समाज। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है। बालिका के संदर्भ में उसी समय से उसके समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जेंडर के विकास हेतु उत्तरदायी कारकों के बारे में अगर प्रश्न आता है तो यहाँ पर आपको पहला कारक ध्यान रखना है, जैविक प्रभाव। मानव में क्रोमोसोम जो गुणसूत्र है उसका 23वां जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है। सामान्यतः महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होंगे, जबकि पुरुष में X और Y होएगा, 1 X और 1 Y। जेंडर विकास हार्मोन के बनने व सक्रिय होने से होता है। गुणसूत्र लिंग विभेद निर्धारित करते हैं, जबकि संस्कृति व समाज जेंडर को सशक्त व सबल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला कारक। और दूसरा कारक है सामाजिक प्रभाव, माता पिता व परिवार प्रभावित करेंगे। तीसरा कारक है संज्ञानात्मक प्रभाव। कोहलबर्ग ने जेंडर के विकास पर संज्ञानात्मक प्रभाव की भूमिका को निम्न प्रकार से बताया है। स्तर 1 क्या है, जेंडर की पहचान, जिसमें बच्चा जैसा भी अपने परिवार में रह करके सुनता है उसी रूप में जेंडर को देखता है। उससे प्रभावित होकर के बच्चा स्वयं व अन्यों को लड़का अथवा लड़की के रूप में देखता है। इस स्तर में बच्चा जेंडर को एक स्थायी रूप में नहीं देख पाता।
दूसरा स्तर में जेंडर स्थिरता आएगी। इस स्तर पर एक समय के उपरांत जेंडर को एक स्थायी रूप में देखता है। वह समझता है कि लड़के पिता बनेंगे और लड़कियां माँ बनेंगी। दूसरे स्तर में ये समझेगा। और तीसरे स्तर में ये समझेगा जेंडर पूर्व स्थायित्व आएगा इसमें। और इस पर स्तर पर बच्चा जेंडर के पूर्व व स्थायी रूप को देखेगा। वह समझेगा कि एक जैवीय कारक है, न कि बढ़ा लेना अथवा वेशभूषा पहनना या फिर खेल खेलना। तो वह एक जैवीय कारक है। तो इस तरह से आपको 3 स्तर इसके ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आइडेंटिटी को लेकर के अगला टॉपिक आता है अस्मिता क्या है, उस बारे में प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो इसमें देखिए अस्मिता वह विशिष्ट लक्षण है जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो सकता है अथवा समूह सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है। इसे विशिष्ट लक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाज में व्यक्ति अथवा समूह की स्थिति को निर्मित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आगे देखिए अस्मिता की जो निर्मित है वो एक व्यापक प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के लिए उसके उद्भव से, उसके जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। व्यक्ति अथवा समूह अपने अतीत व अपने वर्तमान दोनों के माध्यम से अस्मिता का निर्माण करता है। आइडेंटिटी एक उसकी बनती है। अस्मिता का निर्माण किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसका निर्माण व्यक्ति अथवा समूह के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य आदि पर भी आधारित होता है। इस प्रकार से सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा बच्चे की अस्मिता आइडेंटिटी के विकास में बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। बच्चे की अस्मिता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आइए बात करते हैं। पहला तो उसकी आइडेंटिटी होगी उसके क्षेत्र को लेकर के। समाजीकरण के प्रमुख घटकों में क्षेत्रीयता का विशिष्ट स्थान है। बच्चे का जन्म, लालन पालन किस परिवेश में हुआ है, उसी के अनुरूप उसका समाजीकरण स्वतः ही होता जाता है। क्षेत्रीय विशेषताएं व लक्षण बच्चे की अस्मिता को प्रभावित करते हुए उसकी अस्मिता के परिचायक बन जाते हैं। जैसे बिहारी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, बंगाली, पहाड़ी आदि उसकी आइडेंटिटी बन जाएंगे। क्षेत्र भी प्रभावित करता है। दूसरा धर्म, धर्म भी उसकी आइडेंटिटी बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, समाज बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करता है। वैश्विक परिस्थितियों में धर्म आनुवंशिकता आधारित परिलक्षित होता है। बच्चा जन्म के पश्चात जिस धर्म में पलता बढ़ता है उसी के अनुरूप अपने आदर्शों, अनुशासन, व्यवहार, मूल्यों, आत्मिक मूल्यों के साथ में समाजीकृत हो जाता है और उसी धर्म को अपनाने लगता है। और उसी धर्म के अनुसार वेशभूषा, जो सांस्कृतिक जो त्यौहार वगैरह है, उत्सव वगैरह है, उनको मनाना शुरू कर देता है। बच्चे की धर्म अस्मिता उनके पालन के धर्म के अनुरूप विकसित होती जाती है। जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तो आदि धर्म अपनाने लगता है और उसी के अनुसार उसकी आइडेंटिटी, उसकी अस्मिता बन जाती है। तीसरा यहाँ पर बात करते हैं जाति को लेकर के। जाति में देखिए आदिकाल से ही मानव समाज के विभाजन का एक मुख्य आधार जातियां भी रही हैं। प्रत्येक जाति की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसका प्रभाव उस जाति के बच्चों की अस्मिता पर पड़ता है। यथा विविध जातियों के रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं एवं सामाजिक नियमों के आधार पर जाति विशेष के लोगों के व्यवहार, रीतियों, नीतियों आदि में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। यह भिन्नताएं इस जाति में पलने बढ़ने वाले बच्चों की अस्मिता को प्रभावित करती है। जैसे मीणा, जाट, शर्मा, यादव, इस तरह से अलग अलग जो जातियों में बटे हुए हैं। तो ये जातियां भी आपकी अस्मिता, आपकी आइडेंटिटी को प्रभावित करती है। इसके बाद में चौथा कारक आता है लिंग। लिंग में देखिए मानव समुदाय को लैंगिक आधार पर जाना जाता है। समग्र वैश्विक समाज में महिला व पुरुष ने अपनी क्षमताओं, विशेषताओं के कारण विशिष्ट अस्मिता हासिल कर रखी है, धारित कर रखी है। विभिन्न धर्मों में विभक्त मानव समुदाय में लिंग आधारित विभेदन देखने को मिलता है। किसी सामाजिक धार्मिक परिवेश में मानव समुदाय की लिंगगत स्थिति उसकी भूमिकाओं व विशेषताओं के आधार पर सम्मानजनक है, तो बच्चे का समाजीकरण सम्मानजनक तौर पर होता है जाएगा। तो लिंग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, लड़का लड़की वगैरह के बारे में। तो ये 4 आपको कारक ध्यान रखने हैं महत्वपूर्ण तौर पर। इसके बाद में अब हम बात करते हैं विशेष योग्यता वाले बच्चों के बचपन की स्थिति के लेकर के भी यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मेंशन करे हुए हैं इस यूनिट में, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए विशेष रूप से अक्षम, जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन बोल नहीं सकते आदि जो बच्चे हैं, ये कौन से होंगे? विशेष योग्यता वाले बच्चे। इनकी ज़िंदगी की कठिनाइयों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है और हालत यह है कि महानगरों की व्यस्त जिंदगी जहां आधा वक्त कार्यस्थल तक पहुंचने की दौड़ भाग में ही निकल जाता है, वहीं अगर कोई विशेष योग्यता वाला व्यक्ति है तो उसकी ज़िंदगी की कठिनाइयों के बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे आपके पास में आँखें हैं तो आप ठीक लोकेशन लगा डाल करके अपने कॉलेज में पहुंच जाएंगे, अपने कोचिंग में पहुंच जाएंगे। पर आप ये सोचिए कि किसी बच्चे के पास में आंखें नहीं है, फिर वो बिना आंखों के कैसे लोकेशन पे पहुंचेगा, कितना स्ट्रगल उसको करना पड़ेगा लोकेशन पे उस अपनी पे पहुंचने के लिए। और आप अगर मान लीजिए कि कोई चल नहीं सकता है तो किसी के सहारे की उसको ज़रूरत पड़ेगी हर किसी लोकेशन पर पहुँचने के लिए। कोई सुन नहीं सकता है तो फिर वो लिपसिंग वगैरह का सहारा लेगा और बाकी सारी चीज़ें अपनाएगा, तो काफ़ी स्ट्रगल भरा फेस उनके लिए होएगा। तो आप ये थोड़ा सा विशेष योग्यता वाले बच्चों की बचपन की स्थिति, उनके बाद की स्थिति ये सारी रहती है।
अक्सर विकलांगों के लिए काम करने वाली जो संस्थाएं हैं वो भी इस तरह की मांग करती है कि विकलांगों की समस्याओं पर हर बजट में विचार होना चाहिए, उनके लिए नौकरियों में आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें आपको यहाँ पर विशेष योग्यता वाले बच्चों के बारे में आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बाल प्रताड़ना का भी महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि बाल प्रताड़ना से बच्चों का जो बचपन है, बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है बाल प्रताड़ना का, उस बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आ सकता है। इसमें देखिए यहाँ पर बच्चों को दिए जाने वाला दंड बाल प्रताड़ना है, यह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक होता है, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। छोटा बच्चा जिसे पूरी समझ नहीं है उसे डांटना भी एक मानसिक प्रताड़ना है। गलती हो जाने पर चपत लगा देना, स्कूल में उठक बैठक लगाना, कक्षा के बाहर खड़ा कर देना आदि शारीरिक प्रताड़नाएं हैं। बच्चा मनमोजी होता है, वह वही करना चाहता है जिसमें उसकी रुचि होती है। जबरन स्कूल भेजना, गृह कार्य कराना, बात बात पर रोका टोकी आदि भी बाल प्रताड़ना की श्रेणी में आता है और फिर वो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे बच्चे की पढ़ने खेलने की इच्छा समाप्त होने लगती है और वह चुपचाप रहने लगता है, गुमसुम रहने लगता है। तो ये बाल प्रताड़ना बच्चों को काफ़ी प्रभावित करती है। तो ये बातें कुछ ध्यान रखनी है। और अगला यहाँ पर एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि बच्चे हिंसा व नशाखोरी की ओर प्रवृत्त क्यों हो जाते हैं। अभी की जनरेशन आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बीड़ी सिगरेट में, नशे में वो लिप्त होते जा रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं उसको लेकर के प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है, तो आ सकता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है। बच्चे बड़ों से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, वे भेदभाव से परे सभी के प्रति स्नेह रखते हैं। ऐसा ही विश्वास व स्नेह बड़ों से चाहते हैं, परंतु बच्चों के पढ़ने व खेलने की आयु में उन्हें विपरीत परिस्थितियों में बचपन गुजारने के लिए मजबूर कर देना अमानवीय ही नहीं वरन मानवाधिकार के विरुद्ध भी है। बच्चों के विपरीत परिस्थितियों में जाने के कारण जैसे निर्धनता, अशिक्षा, बड़ा परिवार, बच्चों में भेदभाव, माता पिता द्वारा बच्चे का परित्याग कर देना, अनाथ रहना, परिवार के पिछड़े हुए बच्चे, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चे आदि अगर रहते हैं तो ये बच्चे सामान्यतः हिंसा में लिप्त हो जाते हैं और इसमें नशे की आदत पड़ जाती है। बाल प्रताड़ना से इसमें घृणा, भय, उग्रता आदि उत्पन्न होती है और पारिवारिक मनमुटाव जैसे माता पिता का झगड़ना, शराब पी करके मारना पीटना आदि बातें भी बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव डालती है और इन्हीं सब बातों के चलते बच्चा नशे की ओर प्रवृत्त होना शुरू कर देता है। तो ऐसी कुछ बातें आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इस तरह से आप ये उत्तर यहाँ पर लिख पाएंगे और यहाँ से आप अगर बिंदुओं के तौर पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हिंसा में क्या क्या रहेगा। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति बच्चा करना चाहता है और स्वतंत्र सोच रखते हुए निर्णय लेना चाहता है। तत्पश्चात एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहता है, परंतु विपरीत परिस्थितियों में बच्चे की जो उचित देखभाल अगर नहीं होती है, उचित उसका संरक्षण नहीं होता है और माता पिता, आस पड़ोस, मित्र आदि द्वारा उपेक्षित होने पर, मतलब कि उसका मजाक बनाए जाने पर बच्चा उग्र बन जाता है और उसमें बदलने की भावना जागृत हो जाती है, वह हिंसा की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो हिंसा के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। और अगर नशाखोरी में यहाँ पर बात आती है तो नशाखोरी में बच्चा घर परिवार से जो भी देखता है उसकी नकल करने का प्रयास करता है। आजकल बदलते परिवेश में माता पिता अति व्यस्त रहते हैं, उनके पास समय की कमी के चलते बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं और इस प्रकार से बच्चों से बात भी नहीं कर पाते हैं, बात बात में डांट भी देते हैं। बच्चे इससे निराश हो जाते हैं और वह अपने दोस्तों की ज़्यादा धुल मिल जाते हैं, दोस्तों के साथ में ज़्यादा रहते हैं और अगर गलत संगत में है, गलत दोस्तों के साथ में है तो उन्हीं के साथ में रह करके ज़्यादा सहानुभूति उसको मिलेगी। तो ऐसे में साथी उचित आदतों वाले हों या गलत आदतें हों, इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से लाड प्यार के अभाव में उसे अहमियत नहीं दिए जाने से बच्चे नशाखोरी की और आदत उनसे ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इस तरह से हमारा ये छठा यूनिट कंप्लीट होता है। आई होप आपने ठीक तरीके से सारी बातों को समझ लिया है, जान लिया है और आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो याद भी हो गए हैं। कोई दिक्कत समस्या वाली बात आपको होएगी नहीं। फिर भी इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करके बताना है। अगला अपना लास्ट यूनिट रहेगा बच्चे और बचपन के जो अध्ययन के उनके तरीके हैं बच्चों के, तो वो अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। और इस पेपर के बच्चे और बचपन पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है, जहाँ से आप स्टेप टू स्टेप सारे यूनिट्स को एक साथ देख पाएंगे और अपनी तैयारी को अच्छी कर पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट इसकी पीडीएफ की भी डिमांड कर रहे थे, तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नाम है लोकमी स्टडीज, अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का 11,000 से ज़्यादा बीएसटीसी बीएड स्टूडेंट्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आपको भी चैनल से जुड़ जाना है। वहाँ पर अगर आपने नहीं जुड़ रखा है तो वहाँ पर से आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मेरी आईडी मेंशन करी हुई है और वहाँ से आपको बहुत थोड़े से प्राइसेस में, नाम मात्र के शुल्क में आपको इन पेपर्स की, ऑल सब्जेक्ट्स की नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड हो जाने वाली है। तो कोई
दिक्कत समस्या होएगी नहीं। बाकी मैं कहूँगा कि PDF वगैरह से आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आपको वीडियो से ही तैयारी करनी है। वीडियो सारे चैनल पर आ रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको आप प्लेलिस्ट से चेकआउट करिएगा। प्लेलिस्ट से आप यूनिट बाय यूनिट देख करके अपनी तैयारी करिएगा। कोई डाउट समस्या रहती है तो आप कमेंट में बताइएगा। और कुछ जो वीडियोज़ हैं, कुछ जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपके रीट के लिए भी कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए हम अलग अलग वीडियोज़ में बात कर रहे हैं, तो उनसे भी आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।